नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल एसटी इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सेंटेंस के टाइप्स को समझेंगे और सेंटेंस के टाइप्स को स्ट्रक्चर के आधार पे कितने भागों में डिवाइड किया गया है उसको समझेंगे। तो सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और किसी भी सेंटेंस में सबसे ज़्यादा लीस्ट क्वालिफिकेशन ये है कि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है। किसी भी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस होगा तो उसमें सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा। वर्ब का होना तो सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंटेंस के टाइप्स को स्ट्रक्चर के आधार पे। स्ट्रक्चर के आधार पे सेंटेंस को निम्न भागों में क्लासिफाई किया गया है। चलिए उसको देखते हैं। सेंटेंस को ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर there are following types of sentences। यानी स्ट्रक्चर के आधार पे सेंटेंस के निम्न भाग हैं। तो एक एक करके उसको देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं सिंपल सेंटेंस। सबसे पहला हमारा है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस या इसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज। तो कोई भी सेंटेंस सिंपल सेंटेंस तब कहलाता है जब इस सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। कोई भी सेंटेंस अगर जिसमें केवल एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो तो सिंपल सेंटेंस होता है। या फिर उसमें एक फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, आई हैव अ पेन। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई हैव ए पेन। तो आई क्या है? सब्जेक्ट है। यहां पे आई सब्जेक्ट है, हैव ए पेन यहाँ पे मेन वर्ब हैव है और ए पेन इस हैव का ऑब्जेक्ट है। इस हैव का सब्जेक्ट आई है, इस हैव का ऑब्जेक्ट ये है। तो मैंने बताया कि सिंपल सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक सब्जेक्ट, यहाँ पे एक सब्जेक्ट हो गया और ये प्रेडिकेट। मैंने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पहले ही बता दिया है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात करते हैं और प्रेडिकेट वो पार्ट होता है किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हैव ए पेन प्रेडिकेट हो गया। तो मैंने बताया सिंपल सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें केवल एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट या फिर दूसरे शब्दों में यूं कहें कि जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होता है। तो इसको हम डिफाइन करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ए सिंपल सेंटेंस इज वन विच हैज ओनली वन सब्जेक्ट। एक सिंपल सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है विच है जो रखता है, जिसके पास होता है ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। ये हुआ ठीक। या फिर ए सिंपल सेंटेंस और, या इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अ सिंपल सेंटेंस is one, a simple sentence is one which has one finite verb
यानी एक सिंपल सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होता है। फाइनाइट वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यहाँ पे ये फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब वो ऐसा वर्ब होता है जो टेंस के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग, पर्सन सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यहाँ पे ये फाइनाइट वर्ब है। एक सब्जेक्ट सिंपल सेंटेंस में यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है, ये भी सही है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, सिंपल सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब है। तो यहाँ पे ये जो है फाइनाइट वर्ब है, तो ऐसे भी सही है। सिंपल सेंटेंस को दूसरे नाम से जानते हैं क्या? यहाँ पे दूसरा जो नाम है सिंपल सेंटेंस का, इसको मेन क्लॉज, इट इज आल्सो कॉल्ड मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज। यानी सिंपल सेंटेंस को हम मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज भी कह सकते हैं। तो ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है इसको हम सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं या फिर मेन क्लॉज कह सकते हैं। और यही जो मेन क्लॉज होता है इसी को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, ऐसा क्लॉज जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सेंटेंस को बताया, एक बार फिर से बता दूं, एक ऐसा सेंटेंस होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें केवल एक ही सब्जेक्ट, एक ही प्रेडिकेट होता है, या फिर यूं कहें जिसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होता है। चलिए मैं कुछ सिंपल सेंटेंस की एग्जांपल लिखता हूं। चलिए कुछ सिंपल सेंटेंस के मैं एग्जांपल लिखता हूं जिससे चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो पहला जो सिंपल सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, जैसे मैं कहूं ही इज ए डॉक्टर, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट, यहाँ पे ये सिंगल सब्जेक्ट सिंगल प्रेडिकेट, तो ये सिंपल सेंटेंस है। मैंने पहला सेंटेंस लिखा, जैसे मैं लिखूं आई एम गोइंग टू मुंबई, मैं मुंबई जा रहा हूं। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट और ये पूरा वर्ड प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट ये हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया। ऐसे ही ये सब्जेक्ट ये प्रेडिकेट, या फिर ये फाइनाइट वर्ब ये फाइनाइट वर्ब। यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है इज, यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है एंड। तीसरा मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, रोहन इज माई कजिन, ये भी क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है। रोहन मेरा चचेरा भाई है, तो यहाँ पे रोहन इज माई कजिन। ये सिंगल सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट ये हो गया और प्रेडिकेट हो गया। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं और प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है। ठीक, तीन हो गया। एक सेंटेंस और लिख दे रहे हैं, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है। तो यहाँ पे ये सिंगल सब्जेक्ट और ये पूरा पार्ट प्रेडिकेट हो गया। अब आप देखेंगे कि हर एक सेंटेंस में एक सिंगल सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है, सिंगल सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सिंगल सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सिंगल सब्जेक्ट प्रेडिकेट। इसके अलावा आप देखेंगे कि इस जितने भी सेंटेंसेस लिखे गए हैं उसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है। यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है इज, यहाँ पे एम है, यहाँ पे फिर इज है, यहाँ पे इज है। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल से चीज़ों को और भी ज़्यादा क्लियर करते हैं। तो फिर से समझ लीजिए कि सिंपल सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट होता है, या फिर जिसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होता है। तो यहाँ पे चीज़ें हमने क्लियर कर दिया है। तो चलिए ठीक है। The second type of sentence is on the basis of structure, compound sentence. कंपाउंड सेंटेंस ये दूसरा प्रकार है स्ट्रक्चर के आधार पे। कंपाउंड सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है, पहले ऐसे समझ लीजिए, कंपाउंड सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें दो या दो से अधिक
मेन क्लास या प्रिंसिपल क्लास होते हैं। तो पहले मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। ए सेंटेंस which is a sentence which is made up of two or more principal और मेन क्लासेस, यानी जो कंपाउंड सेंटेंस होता है वो दो या दो से अधिक मेन या प्रिंसिपल क्लासेस से मिलकर बना होता है। और यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जो यहाँ पे ये भी याद रखना है कि एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जो कोऑर्डिनेट क्लास होता है वो जुड़ा होता है। तो इसको हम देखते हैं। जैसे मैं लिखूं, एक सेंटेंस मैंने लिखा, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, सो आई कैन नॉट गो आउट। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं, इस वजह से मैं बाहर नहीं जा सकता। तो यहां पे देखते हैं कि आई एम टायर्ड ये भी एक प्रिंसिपल क्लास है, और सो आई कैन नॉट गो आउट ये भी क्या है, प्रिंसिपल क्लास है। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि कोई भी कंपाउंड सेंटेंस होता है दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लास या मेन क्लास से मिलकर बना होता है। इस चीज को आपको याद रखना है। और आपको ये यहाँ पे ये चीज आपको तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आई एम टायर्ड सो आई कैन नॉट गो आउट। तो इस सेंटेंस में एक मेन क्लास हो गया और एक कोऑर्डिनेट क्लास हो गया। सबसे पहले आप समझिए ये दोनों मेन क्लास है, लेकिन ये कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, ये कोऑर्डिनेट क्लास हो गया। तो ये हमारा एक कंपाउंड सेंटेंस है, ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। कब तो आपको ये याद रखना है कि कंपाउंड सेंटेंस में एक मेन क्लास होगा और उसके बाद फिर कोऑर्डिनेट क्लास होगा। तो पहले तो यहाँ पे ये चीज भी आपको याद रखना होगा कि पहले तो ये मेन क्लास दोनों होंगे, लेकिन चूंकि ये कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, तो बाद में ये हमारा कोऑर्डिनेट क्लास हो जाएगा। लेकिन ये चीज आपको हमेशा याद रखना होगा कि ये क्लास दोनों इंडिपेंडेंट क्लास है, किसी एक दूसरे पे वो निर्भर नहीं है। तो यहाँ पे ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया। तो कंपाउंड सेंटेंस में आपको ये याद रखना है कुछ कंजंक्शंस हैं, जैसे फॉर हो गया, एंड हो गया, नॉर हो गया, बट हो गया, और हो गया, यट हो गया, उसके बाद सो हो गया। तो इस तरह से आप इसका एक्रोनिम है फैन वॉइस, इसको हम फैन वॉइस से भी याद रख सकते हैं। तो ये कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अगर आपको दिखाई देगा तो आप समझ जाएंगे कि वहां पे अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दिया हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, एक यहाँ पे आप समझ जाएंगे कि कंपाउंड सेंटेंस है। तो फैन वॉइस, तो यहाँ पे आई एम टायर्ड सो आई कैन नॉट गो आउट एक कंपाउंड सेंटेंस है। तो चलिए और भी कंपाउंड सेंटेंस के कुछ एग्जांपल हम लिखें जिसके माध्यम से आप समझेंगे कि जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा और उसके बाद हम चीजों को आसानी के साथ समझेंगे। तो एक चीज हमेशा आप याद रखिएगा कि कोई भी कोऑर्डिनेट क्लास हो या मेन क्लास या प्रिंसिपल क्लास हो, वो हमेशा इंडिपेंडेंट क्लास होता है। वो दोनों ही क्लासेस, कोऑर्डिनेट क्लास या फिर आपका मेन क्लास, एक दूसरे से हमेशा स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ कंपाउंड सेंटेंस के, और उससे जो चीजें हैं, कॉन्सेप्ट है, वो चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो जैसे मैं पहला सेंटेंस लिख रहा हूँ, ही
was very nervous, वो बहुत ज़्यादा, he was very nervous, वो बहुत ज़्यादा नर्वस था। for, क्योंकि for he, क्योंकि he saw a black cobra, वो बहुत ज्यादा नर्वस था। यहां पे हम ऐसे लिखे, ही वॉज वेरी फ्राइटेंड, वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था, वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। फॉर, क्योंकि ही सा ब्लैक कोबरा, उसने एक ब्लैक कोबरा देखा, इसी वजह से डरा हुआ था। और एक चीज हमेशा ये याद रखना है कि कोई भी जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम लिखते हैं तो इसके पहले हमको कॉमा लिखना है, तो इस चीज को भूलना नहीं है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के पहले कॉमा देना है, तो यहाँ पे हमने कॉमा लगा दिया है। तो ये पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस में लिखूं, जैसे धोनी परफॉर्म्ड वेल, ये हो गया, यहां पे हम कॉमा देंगे। एंड हिज टीममेट्स गिव हिम ड्यू रिस्पेक्ट। धोनी ने अच्छा प्रदर्शन किया, एंड और उसके बाद हिज टीममेट्स, उसके जो साथी थे, उनके जो साथी थे उनको उचित सम्मान दिया। तो इस तरह से हम सेंटेंस लिख के, सेंटेंस से ही चीजों को काफी अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये सेंटेंस हुआ। एक और सेंटेंस लिखते हैं, आई विल neither give you money I will neither give you money nor will your father give advice। मैं ना तो तुम्हें धन दूंगा, पैसे दूंगा, नॉर विल योर फादर गिव यू एडवाइस, ना ही तुम्हारे पिता सलाह देंगे। तो इस तरह से हम सेंटेंस देखते हैं। एक और सेंटेंस हम लिखें कंपाउंड सेंटेंस का, आई वर्कड हार्ड, मैंने बहुत कठिन मेहनत किया। बट माई बॉस was not happy। मैंने बहुत कठिन मेहनत किया, आई वर्क हार्ड, मैंने कठिन मेहनत किया। बट माई बॉस वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन जो हमारे बॉस थे वो खुश नहीं थे। तो इस तरह से हम सेंटेंस में देख रहे हैं कि कोई भी सेंटेंस है तो यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फॉर, एंड, नॉर, बट, यट, सो, इन सब से हम सेंटेंस बनाएंगे और उसको देखेंगे तो उससे ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये जो सेंटेंस है वो हमारा कंपाउंड है। हमारा तीसरा टाइप है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी कोई भी सेंटेंस होगा, चाहे सिंपल हो या कंपाउंड हो या कॉम्प्लेक्स, तो उसमें मेन क्लास या प्रिंसिपल क्लास तो होगा ही। तो कंपाउंड सेंटेंस में क्या होगा कि आपका एक मेन क्लास होगा और उसके अलावा आपके सबऑर्डिनेट क्लास होंगे जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए हों। कोऑर्डिनेट क्लास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, और यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट
जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा होगा। चलिए उसको भी देखते हैं। जैसे पहले डेफिनेशन देख लें, पहले उसको डिफाइन कर लें। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये हमारा टॉपिक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ए सेंटेंस which has one main class and one or more subordinate class। सबऑर्डिनेट क्लॉज ऐसा क्लॉज होता है जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ हो। तो यहाँ पर भी याद रखना है कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक मेन या प्रिंसिपल क्लॉज होता है और उसके बाद एक या उससे अधिक आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज होंगे। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, राम who is my friend, Ram who is my friend has been superb in this series। तो यहाँ पे आप देखेंगे राम हु इज माई फ्रेंड, राम जो मेरा मित्र है, हैज बीन सुपर्ब इन दिस सीरीज। तो यहाँ पे राम जो मेरा मित्र है, हैज बीन सुपर्ब, वो बहुत ही शानदार रहा है इस सीरीज में। तो यहाँ पे एक सेंटेंस है, राम हैज बीन सुपर्ब इन दिस सीरीज। तो एक पूरा सेंटेंस है जिसमें दो क्लास हैं। हु इज माई फ्रेंड, ये आपका डिपेंडेंट क्लास है, ये डिपेंडेंट क्लास है, क्योंकि अगर हम केवल इतना ही लिखें कि हु इज माई फ्रेंड तो इसका कोई अपना मीनिंग नहीं रहेगा जब तक उसके साथ मेन क्लास या प्रिंसिपल क्लास नहीं आएगा। राम हैज बीन सुपर्ब इन दिस क्लास, इन दिस सीरीज, ये हमारा मेन, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लास है, इंडिपेंडेंट क्लास, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लास है। राम हैज बीन सुपर्ब इन दिस सीरीज। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम एक मेन या प्रिंसिपल क्लास होगा और उसके अलावा आपके सबऑर्डिनेट क्लास होंगे। सबऑर्डिनेट क्लास हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होता है। तो ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लास, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जैसे मैं लिखूं, आई नो what you mean, I know what you mean, मैं समझता हूं, मैं जानता हूं जो तुम्हारे कहने का मतलब है। तो यहां पे ये याद रखना है, what you mean एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है। और I know ये पूरा हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक मेन या प्रिंसिपल क्लॉज होता है, उसके अलावा आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। तो यहाँ पे ये सबऑर्डिनेट व्हाट यू मीन एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि व्हाट यू मीन को अगर सिंगल केवल ऐसे ही लिखते हैं व्हाट यू मीन तो इसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है, इसका कोई अपना मीनिंग खुद का नहीं होगा जब तक आई नो हम नहीं लिखते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आई नो व्हाट यू मीन। तो यहाँ पे ये पूरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। एक चीज यहाँ पे हम और क्लियर करना चाहेंगे कि जो मेन क्लॉज होता है, मेन क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज, ये हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। इस चीज को याद रखना है, इंडिपेंडेंट
यानी ऐसे क्लास जो किसी पे निर्भर नहीं होते। तो मेन क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं, और जो हमारा मेन क्लास ये कोऑर्डिनेट क्लास इंडिपेंडेंट क्लास हो गया। और जो सबऑर्डिनेट क्लास होता है, सबऑर्डिनेट क्लास जो होता है ये हमारा डिपेंडेंट क्लास होता है, डिपेंडेंट। तो इस तरह से हम चीजों को समझते हैं। तो चलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के भी हम 2-4 एग्जांपल लिखते हैं। तो चलिए कुछ सम एग्जांपल सेंटेंसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलिए पहला एग्जांपल, when you go to Mumbai, when you go to Mumbai, you will meet my friend। तो यहाँ पे जो वेन ये जो क्लास है, वेन वाला क्लास, ये हमारा एक एडवर्ब क्लास है, एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम है। तो इसको हम जब पहले लिखेंगे, जब ये यहाँ पे हम पहले लिखेंगे तो हमको कॉमा देना है। और इसी को सेंटेंस को यू विल मीट माई फ्रेंड व्हेन यू गो टू मुंबई जब लिखेंगे तो वहां पे कॉमा नहीं लिखना है, इस चीज को याद रखना है। दूसरा मैं सेंटेंस लिखूं, राम who is my best wisher belongs to rich फैमिली। ये हो गया। तीसरा, दे आर वाचिंग ए मैच। Which is very interesting। ये हो गया। एक और सेंटेंस लिखे, तो यहाँ पे which is very interesting एक सबऑर्डिनेट क्लास हो गया पूरा, और ये मेन क्लास हो गया। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। एक चौथा हम सेंटेंस लिखें, एक हम चौथा सेंटेंस लिखे, he had completed the task when Rohit came to him। जब रोहित उसके पास आया तो उसने अपना कार्य पूरा कर लिया था। तो ये सब एग्जाम्पल हैं हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के एग्जाम्पल में आपको ये याद रखना है, यहाँ पे ये याद रखना है कि यहाँ पे एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले आएगा तो यहाँ पे कॉमा लिखना है, अगर बाद में आएगा तो वहाँ पे कॉमा नहीं लिखना है। तो इस तरह से हम चीज़ों को आसानी के साथ क्लियर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।